हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा 16 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेज या शुद्ध अर्धचालक के बारे में बात करी थी। वहाँ हमने नेज अर्धचालक यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, जिस परमाणु का अर्धचालक है केवल उसमें वही परमाणु होते हैं, बाकी और कोई अशुद्धि तत्व जिसमें नहीं मिला हुआ होता है, वो हमारा नेज अर्धचालक था। जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज आज की जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, लेकिन लास्ट की वीडियो जरूर देखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करना। ओके बच्चों, तो चलिए हेडिंग लगाइए, बाह्य अथवा अपद्रव्यी अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि आज हम शुद्ध अर्धचालक नहीं बल्कि अपद्रव्यी अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा क्यों कि भाई हमें बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास में नेज अर्धचालक है तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने इसे क्यों बनाया? पहला क्वेश्चन तो यही उठता है ना। देखो, जो हमारा शुद्ध जो अर्धचालक होता है यानी कि जो नेज अर्धचालक होता है, रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप के ऊपर उसकी जो चालकता होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में शुद्ध अर्धचालक को इतना अच्छे से उपयोग नहीं कर सकते। भाई हमें चाहिए क्या होता है कि हमारी चालकता अधिक हो, यही तो चाहिए होता है। लेकिन नॉर्मली जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी जो चालकता होती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और रूम टेम्परेचर इनकी जो चालकता होती है वो कम होती है। तो इनकी चालकता को हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वो चालक चाहिए जिनकी चालकता ज़्यादा हो। तो इस वजह से हम लोग शुद्ध अर्धचालक में किसी ऐसे तत्व की अशुद्धि को मिला देते हैं जो इसी के आकार का हो, ठीक है। और अशुद्धि जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में हम उसे मिलाते हैं। लेकिन अल्प मात्रा में अशुद्धि परमाणु मिला देने पर हमारे जो चालक होता है, हमारा जो अर्धचालक होता है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ओके, इसीलिए हमने बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक का निर्माण किया। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अब हेडिंग लगाइए एक्सट्रिंसिक। या एक्सट्रिंसिक है सेमीकंडक्टर। देखो, यदि किसी नेज अर्धचालक में बाहर से अपद्रव्य तत्वों को मिला दिया जाए तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। अतः इस प्रकार से हमें जो अर्धचालक प्राप्त हुए वो शुद्ध तो नहीं रहे, प्योर रहे क्या? नहीं ना, उनमें अशुद्ध तत्व मिल गए। तो इस प्रकार हमें जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं उन्हीं ही हम बाह्य या अपद्रव्य या अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया बाह्य, अपद्रव्यी या अपमिश्रित, 3 नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब देखो, अपमिश्रण या मादन इसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कि जो हमने अशुद्धि परमाणु मिलाया है ना, उसी चीज को मिलाने को ही, अशुद्धि परमाणु मिलाने को ही हम डोपिंग कहते हैं। नेज अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करने के लिए इसमें अशुद्धि परमाणु मिलाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम अपमिश्रण, मादन या फिर डोपिंग कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि जो हमारा शुद्ध अर्धचालक था, मान लो ये हमारा शुद्ध अर्धचालक था, इसमें हमने कोई एक अशुद्धि परमाणु मिलाए, तो ये जो प्रक्रिया हुई ना, इसे ही हम डोपिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग, या फिर अपमिश्रण करना या फिर मादन करना। और जो अशुद्धि परमाणु हम मिलाते हैं उन्हें हम मादक कहते हैं। ओके, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम अर्धचालक के रूप में ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम लेके चलते हैं। ओके, तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक है ये हमारे शुद्ध है ना, हमने पढ़ा भी है लास्ट वीडियो में। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम ने हमने कोई अशुद्धि मिला दी, अब देखो ये अशुद्धियाँ भी फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी तरह की अशुद्धि इनमें मिला दो, ऐसा नहीं होता है। ये फिक्स अशुद्धियाँ होती है कि हाँ, हमें या तो इसी समूह की अशुद्धियाँ मिलानी है या फिर इसी समूह की। तो इसके लिए आप लोगों ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह। मतलब संयोजकता के आधार पर इनके नाम दे दिए गए। जिनकी 3 संयोजकता उसको तीसरा समूह कह दिया, जिसकी 4 उसको चतुर्थ कह दिया, जिसकी 5 संयोजकता उसको हमने पंचम समूह कह दिया ना। तो यहाँ पर हम लोग कौन से तत्व शुद्धि के रूप में यूज करें? या तो यूज किए जाते हैं तृतीय समूह वाले तत्व, यानी कि जिनकी संयोजकता 3 हो, या फिर यूज किए जाते हैं वो तत्व जिनकी संयोजकता 5 हो, यानी कि पंचम समूह वाले। तो ये फिक्स है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है आपने वही अशुद्धि मिला दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हमें फिक्स है कि या तो हम तीसरे समूह वाले अशुद्ध तत्वों को यूज करें या फिर पांचवें समूह वाले अशुद्ध तत्वों को यूज करें। अब आपको तीसरे और पांचवें समूह के जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, एटम्स, उनके आपको नाम पता होने ही चाहिए। केमिस्ट्री में आप लोग बहुत अच्छे से ये चीजें याद कर लेते हो। तो सिलिकॉन या जो जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं उनमें अशुद्धि के लिए या तो पंचम समूह में क्या आता है, हमारे आर्सेनिक आता है, या फिर एंटीमनी आता है, या फिर फास्फोरस आता है ना। इन सबकी जो संयोजकता होती है वो 5 होती है ना। या फिर तृतीय समूह में क्या आता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और बोरोन आते हैं ना। तो ये समूह, या तो तीसरा समूह हम यूज करेंगे या फिर हम पांचवा समूह यूज करेंगे, और ये हमारे अशुद्धि परमाणु कहलाएंगे। ये दोनों समूह वाले तत्व, इनको हम मिलाएंगे हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो इनको मिलाने के ऊपर, बेसिस के ऊपर हम अर्धचालक 2 तरह से बनाएंगे, एक तो एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। अब यहाँ हम पढ़ेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये दोनों डिपेंड करेंगे हमारे कि हमने कौन से समूह की अशुद्धि मिलाई है। अगर हमने पांचवें समूह की अशुद्धि को यूज किया है, पांचवें समूह में क्या क्या, ये और ये, या फिर फास्फोरस, इनको यूज किया, तब तो बनेगा हमारा एन टाइप। और अगर हमने तीसरे समूह को अशुद्धियों को यूज किया, ये वाली, तो हमारा बनेगा पी टाइप। हम बहुत ही डिटेल से आज यहाँ ये पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहिए, बुक भी आप लोग जरूर पढ़िए, देन आप लोग दोनों को कंबाइन करके अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके बच्चों, चलिए। और अभी लिखने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको वीडियो से लिखने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से भी एक बार बुक से और पढ़ लेना, यहाँ से समझ लेना, फिर देन अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग इसकी थ्योरी को लिख सकते हैं। इसलिए पहले समझिए देन लिखिए। ओके बच्चों, अब देखो, नेज जो अर्धचालक होता है उसकी जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इस कारण अर्धचालक जो युक्तियाँ होती है इनमें हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। भाई चालकता ही बहुत कम है तो हमारे किस काम की। अतः इनकी जो प्रतिरोधकता में ताप या आपतित प्रकाश ऊर्जा के कारण परिवर्तन होता है। नेज अर्धचालक में इनका सीधा उपयोग नहीं होता है, किंतु इनकी जो प्रतिरोधकता होती है उसमें ताप या जो आपतित प्रकाश ऊर्जा होती है उसके कारण इनमें परिवर्तन होता है। अतः इन्हें विकिरण सुग्राही प्रतिरोध के रूप में काम में लिया जा सकता है। यानी कि जो नेज अर्धचालक होते हैं वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। और प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता जो होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधकता जो होती है उसमें ताप या जो आपतित जो प्रकाश ऊर्जा है उसके कारण इसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। तो इनको एज ए विकिरण सुग्राही प्रतिरोध के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं। किसको? नेज अर्धचालक को। ओके बच्चों, चलिए। अब अपद्रव्य जो अर्धचालक हमने बना लिए, भाई हमने अशुद्धि परमाणु मिला दिया हमारे शुद्ध अर्धचालक में, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर वो बन गया। ठीक है, अव्ययी या फिर बाह्य अर्धचालक। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन, देन हम पढ़ेंगे पी। अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लिखने से ज़्यादा समझने पर कॉन्सेंट्रेट करना, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है वही आप चीज़ लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में पॉइंट बना के लिख सकते हो। चलिए, जब नेज अर्धचालक में 5वें समूह की, ध्यान रखना कौन से समूह की, 5वें समूह की अशुद्धि। अब 5वें समूह में हम आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर फास्फोरस इनको यूज करेंगे। तो अगर नेज अर्धचालक में हमने 5वें समूह की अशुद्धि को मिला दिया तो हमारा जो अर्धचालक बनता है उसे हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। सिमिलरली जब पी की बात करेंगे तो 5वें की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? तीसरा समूह। ओके, तीसरे समूह में क्या? एल्यूमिनियम, Ga, बोरोन, ये सब। चलिए, अब देखो एन प्रकार के जो अर्धचालक है, एन जहाँ पे भी आपको एन मिल जाए ना, उसका मतलब ये समझ लेना कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और होल्स की संख्या कम है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जब हमने शुद्धि की बात करी थी तो मैंने बताया था कि हमारे 2 बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। चालन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें तो होता है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। कंडक्शन बैंड में तो होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया तो अर्धचालक में ये जो रिक्त स्थान रह गया ना इस वैलेंस बैंड में, उसे ही हम कहते हैं होल्स। तो यानी कि होल्स जो होता है वो तो हमारे संयोजकता बैंड में होते हैं, और मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं। और कंडक्शन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इन्हीं की वजह से ही चालकता होती है ना। इतना सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अगर हमने जो भी
अशुद्धि परमाणु मिलाकर के जो अर्धचालक बनाया वो हमारा एन टाइप है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एन टाइप है, इट मीन्स उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और होल्स की संख्या कम है। जबकि मैं शुद्ध अर्धचालक की बात करूं तो वहां मैंने आपको बताया था कि जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। भाई यहाँ से अगर 2 गए तो 2 होल्स बने, 3 गए तो 3 होल्स बने। तो शुद्ध में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, तभी तो हमने लिखा था ना N बराबर P बराबर Ni। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हमने अशुद्धि परमाणु मिला दिया है। तो अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो वहाँ हमारी जो अर्धचालक होंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी और हमारे जो होल्स हैं, यहाँ जो वैलेंस बैंड में बनने वाले जो होल्स हैं उनकी संख्या कम होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हो सकता है छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। मतलब यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, दोनों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया ना, रटना नहीं है, रटोगे तो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे। टॉपिक को समझो, उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ। एन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स हमारे कम है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो अधिक होने के कारण, अब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना, इसकी वजह से ही हमने इसे एन अर्धचालक कहा है। ओके, चलिए एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और होल्स अल्पसंख्यक। बिल्कुल यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें ऋणात्मक जो आवेश वाहक है वो धनात्मक आवेश वाहक की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल वही चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। भाई हमें पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारे होल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव होता है। मैंने कहा कि हमारा सेमीकंडक्टर है एन टाइप, यानी कि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यानी कि ऋणात्मक आवेश वाहक ज्यादा, और होल्स कम, यानी कि धनात्मक जो आवेश वाहक होता है वो बहुत कम होता है। आया आपको समझ में? चलिए, तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश वाहक ज्यादा होता है और धनात्मक आवेश वाहक बहुत कम होता है। लेकिन हमारा जो टोटल जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है ना वो विद्युत उदासीन होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। अगर मुझे विद्युत उदासीन चाहिए तो होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा ना। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है और मेरे जो होल्स हैं वो कम है, तो फिर ये विद्युत उदासीन कैसे हुआ? ये विद्युत उदासीन इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसमें अशुद्धि परमाणु मिलाए हैं। भाई हमने अशुद्धि परमाणु मिलाए हैं तो उसका भी तो कुछ काम होगा। ऐवे थोड़ी हम लोगों ने इसमें अशुद्धि परमाणु मिला दिए, ऐसे तो नहीं मिलाए ना। भाई कुछ काम होगा इनका तभी तो मिलाए। अब आप लोगों को पता है कि जो फास्फोरस होता है हमने अशुद्धि परमाणु के रूप में ले लिया 5वें समूह का फास्फोरस। आप 5वें समूह का कुछ भी यूज कर सकते हो, हम फास्फोरस लेके चल रहे हैं। फास्फोरस जो होता है 5वां समूह का है, इसका मतलब इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। सिलिकॉन जो होता है उसके पास में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो सिलिकॉन होता है उसके पास में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने इसमें अल्प मात्रा में शुद्ध सिलिकॉन का अर्धचालक था, उसमें हमने अल्प मात्रा के में फास्फोरस डाल दिया। तो क्या होता है, कुछ जो सिलिकॉन परमाणु होता है वो फास्फोरस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे अगर ये शुद्ध होता तो क्या होता, अगर ये शुद्ध होता तो यहाँ पर इसकी जगह भी सिलिकॉन होता ना। लेकिन मैंने इसमें बाहर से फास्फोरस डाल दी, यानी कि अशुद्धि परमाणु डाल दी है। तो मान लो कि यहाँ का जो सिलिकॉन था वो इस फास्फोरस के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया ना। अब ये जो फास्फोरस है ये बहुत सारे सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा। भाई हमने अशुद्धि परमाणु कोई बहुत सारे तो नहीं डाले, बहुत कम डाले हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल में कहीं सिलिकॉन जो परमाणु वो फास्फोरस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे मान लो यहाँ पे हो गया तो इसके चारों ओर तो बहुत सारे सिलिकॉन परमाणु होंगे। अब फास्फोरस कहता है मेरे पास है 5 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन कहता है मुझे तो 4 ही चाहिए। भाई मुझे तो अपना बॉन्ड बनाना है, सहसहयोजी बॉन्ड, तो इसको तो 4 की नीड है। तो ये अपने 4 परमाणु से तो सिलिकॉन के द्वारा सहसहयोजी बंध बना लेगा। लेकिन इसका जो 5वां परमाणु होगा वो क्या होगा, मुक्त होगा। इसके पास में जो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया वो क्या होगा, 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा। तो ये क्या करेगा, इस क्रिस्टल को अपना ये 5वां इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं दाता परमाणु। इसलिए हमने फास्फोरस को क्या कहा, दाता परमाणु। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया वो इस क्रिस्टल को दान कर देगा, जिसकी वजह से ये कहलाता है दाता परमाणु। ओके, आया समझ में आपको? चलिए, तो अब बात करते हैं कि आखिर हमारा जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो विद्युत उदासीन कैसे बना।
तो देखो, जब दाता परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, कि जैसे मान लो एक फास्फोरस हमने डाला तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हमने 2 फास्फोरस की अशुद्धि डाली तो दो दाता इलेक्ट्रॉन हुए, 3 डाली तो 3 हुए, ऐसे होंगे ना। तो जब दाता परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन परित्याग करता है तो धनायन बनता है। जब इस दाता परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ बताओ एक धनायन निर्मित हुआ नहीं हुआ? हुआ ना भाई। जो देता है वो तो धनायन हो जाता है और जो लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। ये तो धनावेशित और ऋणावेशित, यानी कि जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्रिस्टल को तो यहाँ पर एक धनायन निर्मित हुआ। जितने अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को, अब जितने ज्यादा हमने फास्फोरस परमाणु डाले उतने ही हमें धनायन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? क्यों? क्योंकि प्रत्येक फास्फोरस के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब ये फ्री एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्रिस्टल को दान करेगा। जैसे हमने 4 फास्फोरस परमाणु की अशुद्धि डाली तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, इसने चारों के चारों हमारे क्रिस्टल को दान कर दिए। जब क्रिस्टल को दान कर दिए तो क्या हुआ? यहाँ 4 धनायन निर्मित हुए ना। तो यही लाइन लिखी हुई है कि जितने अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दाता परमाणुओं से प्राप्त होते हैं उतने ही यहाँ पर धनायन भी निर्मित होते हैं। तो इसी वजह से हमारा पूरा जो क्रिस्टल है उसकी विद्युत जो उदासीनता है वो बनी रहती है। आया समझ में आपको? किसकी वजह से? हमारे इस दाता परमाणु की वजह से, कि होल्स की संख्या तो भले ही हमारे इस क्रिस्टल में कम थी लेकिन यहाँ पर जो धनायन निर्मित हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? हमारे इस दाता परमाणु की वजह से। इसीलिए टोटल जो क्रिस्टल होता है उसमें हमारी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। आ गया समझ में? इस कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है धनायन क्रिस्टल में। अब देखो, ये जो धनायन निर्मित हुए ना, यहाँ से जो धनायन निर्मित हुए ना कि इस दाता परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया क्रिस्टल को, तो जो धनायन निर्मित हुए ना वो जो धनायन है वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी धनायन बनेंगे ना वो ऐसा नहीं कि वो मूव करेंगे, वो मूव नहीं करते हैं, वो जहाँ है वहीं रहते हैं, क्योंकि उसके बाकी के जो है उसके ऊपर तो बल लग रहा है ना। इसकी वजह से ये जो धनायन है वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से इन धनायनों का धारा में कोई योगदान नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आवेश गति करता है तो ही धारा उत्पन्न होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो धनायन बने हैं वो गति नहीं करते हैं, वो जहाँ है वहीं रहते हैं, जिसकी वजह से धारा में इन धनायनों का कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ पर धारा में जो योगदान होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होगा, ठीक है। क्योंकि होल्स यहाँ बहुत कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो धारा में ज़्यादातर योगदान किसका होगा? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का, और होल्स का बहुत कम होगा। और ये जो धनायन है वो धारा में अपना कोई योगदान नहीं देते हैं, क्योंकि ये गति नहीं करते हैं। तो धनायन क्रिस्टल में अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि इनके जो शेष जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्य परमाणुओं से दृढ़ता से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से ये गति नहीं कर पाते हैं और इनका चालकता में कोई योगदान नहीं होता है। और एग्जाम्पल क्या है? आपसे पूछे बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर का कोई एग्जाम्पल। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में आपने मिला दी फास्फोरस की अशुद्धि, ठीक है, 5वें समूह का कोई भी तत्व आपने मिला दिया तो बनेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। भाई 5वां है तो 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, सिलिकॉन कहता है मुझे 4 चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना क्या करेगा? क्रिस्टल को दान कर देगा, तो ये दाता बन जाएगा। भाई इसने दान कर दिया तो दाता ही बनेगा ना। आपने किसी से कुछ लिया तो आप हो गए ग्राही, और आपने किसी को कुछ दिया तो आप हो गए दाता। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आया किस तरह से हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एन टाइप जो अर्धचालक होता है, एन टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें मिश्रण में सिलिकॉन संरचना में कुछ जो सिलिकॉन परमाणु होता है, बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई है वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई है तो आप एक बार बुक से पढ़ के खुद से नहीं लिख सकते हैं ना, और खुद की लैंग्वेज में ही लिखा करिए। तो कुछ जो सिलिकॉन परमाणु होते हैं वो फास्फोरस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा अशुद्धि परमाणु फास्फोरस की अल्प मात्रा के कारण ये सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। फास्फोरस परमाणु के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती जो आसपास जो सिलिकॉन परमाणु है उनके साथ सहसंयोजक बंध बना लेंगे, और जो एक बच जाएगा लास्ट वाला वो क्या होता है? अनबाउंडेड रहता है, जिसकी वजह से जो फास्फोरस से दुर्बल बंध से जुड़ा रहता है। और जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो बच गया ना इसके पास में, इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। यानी कि जो लास्ट वाला बच गया ना, जो ये दान करेगा क्रिस्टल को, उसकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो इतनी होती है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि तापीय जो ऊर्जा होती है वो 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है।
होती है ना, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन इस बंधन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा ग्रहण करके क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक अशुद्धि परमाणु अर्धचालक के एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, अतः इसे दाता परमाणु कहा जाता है। और इस प्रकार की जो अशुद्धियां हम मिलाते हैं उन्हें हम दाता अशुद्धियां कहते हैं। तो आपको समझ में आया। आपसे यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि को कहते हैं दाता, ग्राही, कुछ भी दे देगा चार ऑप्शन। तो एन है तो दाता अशुद्धियां होती है, और पी होगा ना तो वहाँ ग्राही होगी। ओके, बिल्कुल, मतलब इसका थोड़ा बहुत हमें उल्टा उल्टा करके चलना पड़ेगा। चलिए, सिलिकॉन सिलिकॉन बंधों को तोड़कर, अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पर जो होल्स की संख्या होती है वो बहुत कम और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि इसको दाता परमाणु ने भी तो दे दिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, दे दिए ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिलिकॉन बंध होते हैं उनको तोड़कर जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है वो हमें इतनी चाहिए। यानी कि हमें सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच के बंधों को तोड़ना है तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की, जिससे प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। यानी कि यहाँ पर जो होल्स और इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म बनेगा ना वो बहुत कम बनेगा। यानी कि वैलेंस जो बैंड है, हमारा जो संयोजी बैंड है, इससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे ना वो बहुत कम होंगे। जब बहुत कम होंगे तो बताओ होल्स की संख्या कम होगी नहीं होगी, होगी ना भाई। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में, वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी ऊर्जा की नीड है। अगर हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से यहाँ पर भेजना है तो हमें इतनी ऊर्जा चाहिए होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर होल्स की संख्या बहुत कम और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको दाता परमाणुओं से भी प्राप्त हो गए हैं। अतः सामान्य ताप पर, अब देखो अगर आप रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर की बात करो तो 10⁻10 सिलिकॉन अगर आप परमाणु लेते हो तो उनमें से एक ही परमाणु जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि एक ही होल बनेगा इतने परमाणुओं में से। 10⁻10 सिलिकॉन जो परमाणु है उनमें से एक परमाणु ही ताप जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्म निर्मित करता है। यानी कि यहाँ से केवल एक ही परमाणु यहाँ पे जाएगा इतने में से। तो बताओ एक ही तो होल बना, इतने परमाणुओं के ऊपर बना ना। तो अर्धचालक में प्रति 10⁻6 सिलिकॉन परमाणु पर एक अशुद्धि फास्फोरस परमाणु उपस्थित होता है। और हम 10⁻6 अगर हम सिलिकॉन परमाणु ले रहे हैं ना तो उसमें हमें कितनी अशुद्धि मिलानी है, एक फास्फोरस परमाणु की। ओके, अतः प्रत्येक फास्फोरस से एक क्रिस्टल को प्राप्त होने वाला तथा प्रति 10⁻10 परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा टूटने से प्राप्त होने की प्रक्रिया में 10⁻4:1 इलेक्ट्रॉन क्रमशः दाता अशुद्धियों से और एक जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो हमारा ताप जनित रूप से प्राप्त हो रहा है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप 10⁻10 सिलिकॉन परमाणु ले रहे हो तो केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो केवल हमें एक होल मिलेगा। और अगर आप 10⁻6 सिलिकॉन परमाणु है, हमारे पास में 10⁻6 सिलिकॉन परमाणु है और उसमें हम एक फास्फोरस की अशुद्धि मिला रहे हैं, तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये कितना आता है, 10⁻4:1। यानी कि 10⁻4 जो परमाणु है वो तो हमें प्राप्त हो रहे हैं हमारे फास्फोरस से, हमारे अशुद्धि तत्व से। किससे प्राप्त हो रहे हैं? हमारी दाता अशुद्धि तत्व से। और एक का मतलब है कि एक परमाणु का मतलब है कि यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ गया तो हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राप्त हुआ, तो उसे कहते हैं ताप जनित रूप से प्राप्त होता है। तो बताओ कितने कम हो रहे हैं ना भाई। यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जो जा रहे हैं, यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हमें एक ही मिल रहा है, जबकि अशुद्धि परमाणु मिलाने पर हमें 10⁻4 मिल रहे हैं। तो बताओ ज़्यादा किससे मिले हमें? हमारी दाता अशुद्धियों से ही तो मिले ना। तो चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ें जो ठीक है एक्सपेरिमेंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो तो हमें याद करनी ही है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है। ठीक है, कुल मिला के एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहा है और हमारे जो होल्स जो बन रहे हैं वो बहुत कम है। ओके, चलिए अब देखो इसी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको अगर हम बैंड थ्योरी के आधार पर समझाएं, हमारी जो बैंड मॉडल है उसके आधार पर हम इसको समझाएं, तो हम कैसे समझाएं कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। देखो एन अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया। इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये दान ही तो करेगा भाई, इसके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो ये देगा ही तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है।
अतः दाता इलेक्ट्रॉन एक नया ऊर्जा स्तर तैयार करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दाता इलेक्ट्रॉन थे ना, हमारे जो दाता इलेक्ट्रॉन हमें अशुद्धि परमाणु से मिल रहे थे, उनकी वजह से भी यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर और बनता है, जिसे हम कहते हैं दाता ऊर्जा स्तर। देखो, दो ऊर्जा स्तर तो हमारे पास में ऑलरेडी थे, एक तो कंडक्शन बैंड वाला और एक हमारा वैलेंस बैंड वाला था, लेकिन एक ऊर्जा स्तर यहाँ और बना, किसकी वजह से? हमारे जो दाता परमाणु थे ना, उनकी वजह से। तो उसे हम कहेंगे दाता ऊर्जा स्तर। और ये जो दाता ऊर्जा स्तर होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है जस्ट हमारे चालन बैंड के नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे। कहाँ होता है? हमारे चालन बैंड के समीप, और इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, यानी कि हमारा चालन बैंड है, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे ही हमारा क्या होता है? दाता ऊर्जा स्तर होता है। चालन जो बैंड होता है उसकी न्यूनतम ऊर्जा को मैंने कह दिया ईसी। भाई चालन है, कंडक्शन है, तो ईसी का इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, दाता है, डोनर है, दाता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोनर, तो ईडी कह दिया। और इनका जो अंतर है वो बहुत कम होता है। अगर मैं चालन बैंड, जैसे चालन बैंड के ऊर्जा स्तर को मैंने कहा ईसी, दाता की मैंने कहा ईडी, और इसकी मैंने कहा ईवी, वैलेंस बैंड की, तो इन दोनों का जो अंतर है वो बहुत कम होता है। इट मीन्स ये इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है। देखो, सिलिकॉन के लिए तो ये इतना होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंचकर धारा प्रवाह में योगदान कर सकता है। मतलब ये अभी हम देखेंगे आगे डायग्राम। ये देखो, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम को समझिए तो आपको थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जैसे ये मैंने ऊर्जा स्तर ले लिया, ये तो है मेरा कंडक्शन बैंड, सॉरी मेरा वैलेंस बैंड, यानी कि संयोजकता बैंड। तो इसकी ऊर्जा को मैंने कहा ईवी। क्या कहा बच्चों? ईवी। ये ईवी है। ये है मेरा चालन बैंड, ठीक है, इसकी ऊर्जा को मैंने कहा ईडी। अगर शुद्ध होता तो दो ही होते, लेकिन यहाँ पर हमने दाता शुद्धि मिला दी, तो दाता जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से यहाँ एक बैंड और बना, जिसको मैंने कहा दाता ऊर्जा स्तर, यानी कि ईडी, डोनर। इसके एनर्जी को मैंने कह दिया दाता ऊर्जा स्तर, ईडी। अब ये जो ईडी होता है वो कहाँ होता है? वो होता है इस ईसी के जस्ट नीचे। अब ये ईसी के जस्ट नीचे ही क्यों हुआ? क्योंकि ये दाता ऊर्जा स्तर है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें फटाफट पहुंच जाएंगे। भाई इनके बीच का एनर्जी गैप जितना कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे ना। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। आया समझ में? तो ये रहा दाता परमाणु स्तर, ये चालन बैंड में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स, और ये अल्पसंख्यक होल्स। यानी कि अगर यहाँ पर आपने 15-20 होल्स लिए ना, तो यहाँ पर 2-3 होल्स ही बनेंगे। तो ये चीज़ डायग्राम बनाते टाइम आप ध्यान रखना, बराबर मत कर देना होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर एन टाइप का बना रहे हो तो एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा मुक्त और होल्स की संख्या बहुत कम, और यहाँ से केवल 1 या 2 जो परमाणु है, 1 या 2 जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ मूव करेंगे। ज़्यादातर इसको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। कहाँ से मिलेंगे? दाता ऊर्जा स्तर से। इसीलिए इसके जस्ट नीचे होता है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इनकी वैल्यू दी हुई है। एन अर्धचालक में मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक संख्या में होते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का धारा में जो योगदान होता है वो कौन देगा बताओ? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स का जो योगदान होता है वो बहुत कम होता है। ओके, हमने पढ़ा कि अर्धचालक में हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आवेश वाहक होते हैं, और दोनों के कारण ही धारा उत्पन्न होती है, लेकिन वो थी शुद्ध की वजह से। लेकिन अगर मैं अपमिश्रित की बात करूं और उसमें भी एन की बात करूं, तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल्स कम है। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा धारा का योगदान किसका ज़्यादा? धारा में योगदान कौन देगा? हमारे बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो धारा में योगदान होता है वो बहुत कम होता है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन बताइए, दाता ऊर्जा स्तर जो होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसके समीप होता है? चालन बैंड कि वैलेंस बैंड? तो बताओ कहाँ होगा? चालन बैंड। ऐसे याद रख लो इसको, अगर ट्रिक से याद रखना है कि ये दाता है, यानी कि यहाँ से जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ये दान करेगा, ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तभी यहाँ जा सकते हैं जब ये इसके समीप हो, चालन बैंड इसके समीप हो, तभी तो जा पाएंगे। अगर इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इसको पार कर पाएंगे क्या? नहीं ना। इसकी वजह से ये जस्ट हमारे चालन बैंड के नीचे होता है। ओके, और जब हम पी टाइप पढ़ेंगे ना, तो ये जो हमारा ग्राही हो जाएगा। मैंने बताया कि दाता की जगह क्या आ जाएगा? ग्राही। और ग्राही होगा तो ये इस कंडक्शन हमारे वैलेंस बैंड के समीप होगा। ओके, उल्टा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना और गलत मत कर देना। कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, और ये जो इतनी बड़ी थ्योरी है ना, इतनी बड़ी जो रामायण हमने पढ़ी है, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। तो एक बार पहले बुक से जरूर पढ़ना, वीडियो से अच्छे से समझना, और फिर दोनों को कंबाइन करके खुद की लैंग्वेज में लिखना।
ओके बच्चों, और डायग्राम में गलती मत करना। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात। अब आते हैं हमारे पी टाइप का सेमीकंडक्टर। कुछ नहीं करना, इसका जस्ट हमें थोड़ा उल्टा करके चलना है। चलिए, पी प्रकार के अर्धचालक, बताओ पी प्रकार का बनाना है तो कौन सा तत्व मिलाएंगे? अब की बार तीसरे समूह वाले अशुद्धि तत्व, तीसरे समूह वाले तत्व मिलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे ग्राही। ओके, तो जब नेज सिलिकॉन में या नेज गैलेनियम में त्रिसंयोजी तत्व जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम या गैलियम, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाला जो अर्धचालक होता है बच्चों, वो कैसा होता है? हमारा एन टाइप, सॉरी पी टाइप का सेमी कंडक्टर। पी टाइप में, अब बताओ पी टाइप है, पी है, पी का मतलब ऐसा समझ लो कि प्रोटॉन बोलते हैं हम। प्रोटॉन का मतलब धनायन, यानी कि यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा है और हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, जस्ट उसका उल्टा। तो पी टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की तुलना में कम होती है। बिल्कुल वही, होल्स की संख्या अधिक है तो बताओ धारा में योगदान किसका ज़्यादा होगा? आपकी बार होल्स का होगा, नहीं होगा? तो होल्स की संख्या अधिक होने के कारण ही हमने इसको क्या कहा बच्चों? पी टाइप का सेमी कंडक्टर। पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक हो गए अब की बार, और हमारे होल्स क्या हो गए? बहुसंख्यक। उसका जस्ट उल्टा करते हुए चलना है। चलिए, अब पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, काम तो वही होगा कि कुछ जो तीसरे समूह वाले परमाणु वो सिलिकॉन का स्थान ले लेंगे। अब ये तीसरे समूह का है, यानी कि सिलिकॉन को तो चाहिए 4, ये कहता है कि मैं तो तीसरे समूह का हूँ, मेरे पास तो है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो 4 है ही नहीं, नहीं है ना। और सिलिकॉन कहता है कि मुझे तो बंद बनाना है तो मुझे तो 4 की जरूरत है, यानी कि इसके पास में एक कम पड़ रहा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसकी वजह से इसे हम कहते हैं ग्राही परमाणु, क्योंकि इसको जरूरत है 4 की, जबकि इसके पास है 3, तो ये 1 लेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? ग्राही परमाणु। क्या कहते हैं? ग्राही परमाणु या ग्राही अशुद्धि कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर बनेगा उसे ग्राही ऊर्जा स्तर कहेंगे, जबकि वहां उसने फास्फोरस ने दिया इसलिए वो दाता बना, और ऊर्जा स्तर बना उसको हमने क्या कहा? दाता ऊर्जा स्तर। तो पी प्रकार के अर्धचालक में धनात्मक जो आवेश वाहक होता है वो ऋणात्मक की तुलना में अधिक होता है। चलिए, किंतु पूरा पी, अब देखो यहाँ पर भी अगर पूरे पी की बात करें तो वो भी उदासीन होगा। अब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो वहां लगा है ना, बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही लगेगा। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ जितने अशुद्धि परमाणु, अब यहाँ अशुद्धि परमाणु है, ठीक है, यहाँ जितने अशुद्धि परमाणु से होल्स उत्पन्न होंगे, ये जो अशुद्धि हमने मिलाई तो अब की बार होल्स का ही तो निर्माण होगा, क्योंकि इसके पास में एक कम पड़ रहा है, ठीक है, कमी है ना इसके पास, तो यहाँ पर होल्स का निर्माण होगा। तो जितने अशुद्धि परमाणु से होल्स उत्पन्न होंगे उतने ही ऋणात्मक अशुद्धि आयन भी होंगे। तो अब की बार यहाँ पर, वहाँ धनात्मक आयन बने थे, यहाँ क्या बनेंगे? ऋणात्मक आयन बनेंगे ना, तो उतने ही यहाँ ऋणात्मक अशुद्धि आयन भी होंगे, जिसकी वजह से टोटल जो क्रिस्टल है वो हमारा कैसा होगा बच्चों? उदासीन होगा। तो जैसे नेज सिलिकॉन में हमने आयन की अशुद्धि मिला दी, इंडियम की अशुद्धि मिला दी, तो ये इंडियम यहाँ आ गया। अब देखो ये होल्स है तो आप इसको ऐसे बनाना, यहाँ तो ये डॉट से बनाया हुआ है, ठीक है। आप होल्स को जब भी बनाओ तो ऐसे खाली, और जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बनाओ तो ऐसे भरा हुआ। तो यहाँ पर इसके पास में एक होल्स रह गया। अब मान लो कि एक सिलिकॉन ने अपना बंद बनाने के लिए इसको दे दिया, तो बताओ यहाँ होल्स का निर्माण हो गया। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ होल्स बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे जितने अशुद्धि परमाणु मुझे होल से प्राप्त हुए उतने यहाँ ऋणायन बने नहीं बने, ठीक है। वहाँ धनायन बने थे, यहाँ पर क्या बनेंगे? ऋणायन। सेम यही कि इन जो भी यहाँ ऋणायन बनेंगे वो अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, उन ऋणायन का धारा में कोई योगदान नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर हमारे धनायन का कोई योगदान नहीं था। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूँ ना, कौन से वाले की, ये देखो, ये तो है मेरे अल्पसंख्यक होल्स, और ये है मेरे वो धनायन जो दाता परमाणु से बने। हमने इस डायग्राम को नहीं समझा ना, आप समझ लेते हैं। ये तो दाता परमाणु से जो धनायन बने ना, भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो धनायन का निर्माण हुआ, तो ये तो है वो धनायन। और ये इनसे निकलने वाले जो दान किए ना इन्होंने, ये है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हमारे अल्प होल्स बहुत कम है, और धनायन जो होता है वो अपनी जगह पर रहता है, तो इनका तो धारा में कोई योगदान हमारा होता ही नहीं है। तो यहाँ तो बने धनायन, तो यहाँ क्या बनेंगे? ऋणायन। ओके, और इन ऋणायन का भी हमारे धारा में कोई योगदान नहीं होता है, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। बस यहाँ पर होल्स की संख्या बढ़ गई, होल्स की संख्या बढ़ने से ये क्या हो गया? पी टाइप सेमी कंडक्टर। लेकिन टोटल हमारा क्या रहा? अब भी उदासीन ही रहा ना। चलिए, पी प्रकार के अर्धचालक में सिलिकॉन में अगर हमने इंडियम की अशुद्धि मिला दी तो इंडियम जो होता है वो अपमिश्रण के कारण क्रिस्टल में कहीं कहीं सिलिकॉन का स्थान ले लेगा। बिल्कुल वैसे ही इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती, भाई 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो तो निकटवर्ती जो सिलिकॉन होगा उससे बना लेगा,
जैसे यहाँ सिलिकॉन होगा, इसके आसपास होगा ना भाई, सिलिकॉन तो ज़्यादा है, अशुद्धि तो बहुत कम है, लेकिन क्या होगा, सहसंयोजी बना लेगा। जबकि चौथा जो सिलिकॉन है उसका एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना पाएगा। यहाँ जो सिलिकॉन होगा यहाँ से इसका बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि अगले के पास 3 ही थे, 3 इसने बना लिए बॉन्ड, तो एक रह गया खाली। अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है, ये रिक्त स्थान रह गया ना यहाँ पे। अब देखो इसे ही हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। यहाँ जो रिक्त स्थान रह गया इसको हमने क्या कह दिया, होल कह दिया। सामान्य ताप पर निकट के सिलिकॉन परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मान लो कि यहाँ और कोई सिलिकॉन परमाणु है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ आ जाएगा इस रिक्त स्थान पे, तो क्या हुआ, यहाँ खाली रह गया। बात तो वही हुई भाई, सामान्य ताप पर एक सिलिकॉन ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो ये होल तो भर गया, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि यहाँ होल उत्पन्न हो गया ना, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जिससे बंद तो पूरा हो जाता है, लेकिन उस सिलिकॉन परमाणु में एक होल उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पर एक होल बन गया, इसने यहाँ तो दे दिया तो इसके तो बंद पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, होल उत्पन्न हो गया। अतः इस प्रकार ऐसे अपद्रव्य अर्धचालक में एक होल उत्पन्न करता है, यानी कि एक अशुद्धि परमाणु से हमें एक होल मिलेगा। भाई एक अशुद्धि परमाणु है तो एक तो सिलिकॉन अपना देगा, तो एक होल उत्पन्न होगा, 2 होंगे तो 2 होल उत्पन्न होंगे। अतः अपद्रव्य जो परमाणु होता है वो क्या कहलाए, ग्राही, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया ही तो सही भाई, यहाँ से सिलिकॉन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तभी तो इसकी ये जगह पूरी हुई, तो इसने ले लिया, जबकि वहाँ फास्फोरस दे रहा था तो इसने लिया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्राही परमाणु कहते हैं। अब देखो बैंड थ्योरी जो है उसके आधार पर भी हम पी को समझा सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने एन को समझाया कि वहाँ ऊर्जा स्तर बने, ग्राही ऊर्जा स्तर दाता ऊर्जा स्तर भी था, हमारा चालन बैंड वाला ऊर्जा स्तर भी था और संयोजकता बैंड वाला भी था। वहाँ से भी हमने समझा दिया कि कैसे हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा हुए और होल्स कम हुए। अब यहाँ ग्राही है यानी कि यहाँ होल्स की संख्या ज़्यादा है, तो बैंड थ्योरी कहती है कि मैं भी इसको समझा सकती हूँ कि भाई मेरे आधार पर भी आप बता सकते हो कि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कम है और होल्स मेरे ज़्यादा है। कैसे, यहाँ पर जो ग्राही ऊर्जा स्तर बनेगा उसको मैंने कहा ई है, एक्सेप्ट किया ना, इसलिए एक्सेप्टर है तो ई है, उसकी जो स्थिति होगी वो हमारे वैलेंस जो बैंड है, संयोजी जो बैंड है उसके जस्ट ऊपर होगी। कहाँ होगी बच्चों, जस्ट ऊपर होगी, यानी कि इस चालन बैंड से दूर होगी और इसके जस्ट ऊपर होगी, जबकि वहाँ कहाँ था उदाता वाला, इसके जस्ट नीचे। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, इस कारण उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अब बताओ इनमें होल्स ज़्यादा, इनके पास में होल्स ज़्यादा, तो होल्स ज़्यादा इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही तो करना चाहेंगे ना भाई, होल्स की संख्या ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही, देगा तो नहीं ना। तो होल्स ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अतः ग्राही इलेक्ट्रॉन एक नया ऊर्जा स्तर तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है मेरा ग्राही ऊर्जा स्तर ई है, जिसकी स्थिति संयोजकता बैंड के निकट होती है, और ये कहाँ होता है, हमारे संयोजी बैंड के निकट। अब यदि ये ऐसे लिखना सब स्क्रिप्ट में, यदि ये इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है तो सिलिकॉन के लिए तो बात की जाए तो ऊर्जा कितनी होती है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम के लिए कितनी होती है, इनका ऊर्जा स्तर का अंतर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी कहा था सिलिकॉन और जर्मेनियम से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब देखो ये मेरा संयोजकता बैंड है तो यहाँ पर होल्स बहुत ज़्यादा है, और देखो मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम दिखाए ना, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। और ये क्या करेगा, यहाँ पर होल्स की, ये जो ग्राही है ये तो लेने का काम करेगा ना। चलिए, पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें होल्स की संख्या होती है ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है कम, इसलिए धारा का योगदान किसका ज़्यादा, हमारे होल्स का, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। भाई यही तो हुआ, यहाँ होल्स बन रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ग्राही ऊर्जा स्तर है ये तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, ठीक, लेने का काम करेगा ना, और इसकी जो स्थिति है वो हमारे जस्ट संयोजकता जो बैंड है उसके जस्ट ऊपर है। तो यहाँ से जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे, तो बताओ यहाँ ज़्यादा होल्स बनेंगे नहीं बनेंगे, भाई ये तो ले रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो यहाँ होल्स का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम है,
ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हुए बहुत कम और होल्स बताओ ज़्यादा बन रहे हैं या नहीं बन रहा है। लेकिन अगर टोटल की बात की जाए तो उदासीन तो अभी बना हुआ है, क्योंकि जितने यहाँ से ये जितने ले रहा है तो उतनी ऋणायन भी बन रहा है। और मैंने बताया कि ऋणायन जो होता है वो अपनी जगह पर स्थिर होता है, उनका धारा में कोई योगदान नहीं होता है। तो धारा में योगदान किसका ज़्यादा हुआ बच्चों, बताओ, हमारे बहुसंख्यक होल्स का। इसलिए पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें धारा में योगदान कौन देता है, बहुसंख्यक होल्स। और एन प्रकार के में देते हैं हमारे बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, तो दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको आज का वीडियो समझ में आ गया तो आगे जो हम पीएन डायोड पढ़ने वाले हैं, पीएन जंक्शन वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ हम ये जो पी और एन हमने पढ़े हैं ना, इनको मिला करके ही हम पीएन डायोड बनाते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक समझ में आएगा तो ही आप आगे का पढ़ पाओगे। और आज का टॉपिक आपको कब समझ में आएगा, जब आपको लास्ट वीडियो आए। भाई आपको शुद्ध के बारे में पता होगा तभी तो मिश्रित के बारे में पढ़ पाओगे ना। तो इसलिए आप लोग जब फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सीरियल वाइज वीडियो देखिए, बीच बीच में से वीडियो बिल्कुल मत देखिए, सीरियल वाइज देखिए। और बुक को भी टॉपिक के साथ साथ पढ़ते चलिए। जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है उसको आप टॉपिक के साथ साथ ही करते चलिए। क्योंकि लास्ट जो वीडियो हमने पढ़ी थी वहाँ पे हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि किस तरह का आता है। और आज के वीडियो से तो इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो रटना नहीं है, एक बार वीडियो को अच्छे समझना, बुक से पढ़ना और देन अपनी लैंग्वेज में लिखना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।